हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई एडवांस्ड 2019 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ पार्टिकल इज मूव्ड अलोंग अ पाथ ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ ए एज सोन इन फिगर। चित्र में अभी दिखाऊंगा आपको। In presence of a force F vector equal to alpha y I cap plus 2 alpha x j cap Newton, where x and y are measured in meter and alpha is -1 Newton per meter. The work done on the particle by this force F vector will be measured in joule. यानी जूल में आपको टोटल वर्क डन बताना है उस फोर्स के कारण जो गिवन है। अब क्या डायग्राम बना है उस पाथ का जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है इस फोर्स के अंडर, एक बार आप उसे देख लें। पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है उसे कुछ इस तरह के ग्राफ पे शो किया गया है। एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का एक्स डिस्प्लेसमेंट शो किया गया है, जबकि वाई एक्सिस के अलोंग उसका वाई डिस्प्लेसमेंट। दोनों एक्सिस में कुछ पॉइंट्स गिवन है जिन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ये पार्टिकल मूव कर रहा है। अब देखें ध्यान से कि पहले पार्टिकल वाई एक्सिस में 1 मीटर की पोजीशन पे स्टार्ट करके एक्स एक्सिस के अलोंग 1 मीटर मूव किया। उसके बाद इस पार्टिकल ने वाई एक्सिस के पैरेलल 1/2 मीटर की ट्रेवलिंग की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एरो से मैं डायरेक्शन को भी शो कर रहा हूं। देन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट तक पहुंचा। उसके बाद ये एक्स एक्सिस के पॉइंट पर पहुंचा और फाइनली ओरिजिन पॉइंट पे आके इस पाथ में ये इनिशियल पॉइंट तक वापस पहुंच गया। यानी ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसकी नेमिंग करूं तो ये प्रोसेस ए बी सी डी ई और एफ इन पॉइंट्स की हेल्प से शो की जा सकती है। यह साइक्लिक प्रोसेस ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए से बनी है। यानी जिस पॉइंट से पार्टिकल ने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर पार्टिकल फाइनली पहुंचा है। जिस फोर्स के अंडर ये पार्टिकल चला है उसे एक बार देखें। वो फोर्स है अल्फा वाई आई कैप प्लस 2 अल्फा एक्स जे कैप और ये न्यूटन में गिवन है। चूंकि अल्फा की वैल्यू गिवन है -1, तो अल्फा की वैल्यू यहां अप्लाई की जा सकती है। सो अल्फा की वैल्यू अप्लाई करने पर यह बन जाएगा -y आई कैप -2x j कैप। यह वैल्यू आपको फोर्स की न्यूटन में दी गई है और आपको इस फोर्स के कारण टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, जबकि फोर्स के अंडर पार्टिकल ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए पाथ पे ट्रेवल कर रहा है और फाइनली उसी पॉइंट पर पहुंचा है जहां से इसने स्टार्ट किया है। अब ध्यान दें कि अगर किसी पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स का वेक्टर गिवन है तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उस प्लेन में कंसीडर करते हुए वर्क को कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अगर हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करें, जिस प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा है वो XY प्लेन है, तो पार्टिकल के स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को dx i कैप प्लस dy j कैप मानते हुए अगर मैं वर्क को प्रेजेंट करूं तो उसे लिखा जा सकता है W इक्वल टू F डॉट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx i कैप प्लस dy j कैप और इसे इंटीग्रेट करके इस कंप्लीट पाथ के लिए नेट वर्क डन कैलकुलेट किया जा सकता है। अब मैं अगर इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं तो ये क्या बनेगा, पहले आप देखें इसे। -y i कैप -2x j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप और सॉल्व करने पर यह बन जाएगा -y dx इंटीग्रेशन और दूसरा पार्ट बनेगा 2x dy विथ माइनस साइन इंटीग्रेशन अगेन। सो नेट वर्क डन का वैल्यू -y dx और -2x dy बन जाएगा। यहां पर आप ध्यान दें, हमने i को i से डॉट करके ये टर्म बनाया है और j से j को डॉट करके हमने ये टर्म बनाया है। i और j का डॉट 0 होता है, इसीलिए रिमेनिंग 2 टर्म नहीं लिखे हैं। ये बात आप जानते हैं, ये बहुत इजी है। सो वर्क को इतना लिखा जा सकता है इस प्रोसेस के लिए। अब यहां पर
एक पॉइंट मुझे और नजर आता है, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले इस प्रॉब्लम को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अब हमें इस कंप्लीट साइकिल ए बी सी डी ई एफ ए के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सभी पाथ में, यानी टोटल लेंथ है 1 2 3 4 5 6, सभी पाथ में हमें नेट वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, दोनों ही इंटीग्रल्स में। तो ध्यान दें, ये बहुत सिंपल है, यहां पर ये माइंड मेकअप करने की जरूरत है और सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेने की जरूरत है कि जो एरिया प्लॉट यहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस छोटे से स्क्वायर की लेंथ और विड्थ दोनों 0.5 है। सो इस एक स्क्वायर का एरिया 0.25 यूनिट होना चाहिए और इसी प्रकार सभी स्क्वायर्स के एरिया को लिखा जा सकता है। अब यह बात अपने माइंड में रखते हुए कि ये सभी एरिया 0.25 स्क्वायर मीटर है, अगर हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएं तो क्या आउटकम आएगा, एक बार आप ध्यान से देखें। यह आउटकम क्या बनेगा इसे समझें। मैं पहले इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा हूं इन सभी डाटा की हेल्प से। ये सिंपल है, ये कैसे होगा समझें। अगर इस फर्स्ट टर्म को कैलकुलेट किया जाए तो ये इंटीग्रेशन y dx का वैल्यू इस लाइन AB के लिए इन चारों एरियाज के सम के बराबर होगा। सो मैं इसे 1 लिख रहा हूं, +1 क्योंकि ये इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है। इसी प्रकार इस CD लाइन के लिए एरिया को मैं -0.25 लिखूंगा। आप समझते रहे, 3 लाइनें जो y एक्सिस के पैरेलल है उन्हें छोड़ा जा चुका है, क्योंकि हम जानते हैं जो लाइनें y एक्सिस के पैरेलल है उनके लिए dx का वैल्यू 0 होगा और जो 3 लाइन x एक्सिस के पैरेलल है मैं उन पे 1 बाय 1 लिख रहा हूं। आप ध्यान दें, इस लाइन के लिए y dx का वैल्यू 1 सबका सम, इस लाइन के लिए -0.25, आप अपोजिट जा रहे हैं, x घट रहा है, और इस लाइन के लिए 0 क्योंकि ये x एक्सिस पर है। सो पहले इंटीग्रल का वैल्यू इतना ही आएगा। सेकंड इंटीग्रेशन की बात करें अगर हम 2 को बाहर लेने के बाद, तो इंटीग्रेशन यहां पर मैं 2 को इंटीग्रेशन से बाहर करके लिख देता हूं। अब अगर हम इंटीग्रेशन x dy की बात करें तो ये y एक्सिस और कर्व के बीच के एरिया को प्रेजेंट करता है। सो x dy का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ठीक पिछली बार की तरह इस बार x एक्सिस के पैरेलल जो 3 लाइंस हैं उनके लिए dy 0 कंपलसरीली होगा, तो उनके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उन 3 लाइनों के लिए कर लेते हैं जो y एक्सिस के पैरेलल। सो ध्यान से देखें, इस BC लाइन के लिए केवल 2 ही एरिया y एक्सिस और इसके बीच में प्लॉट हो रहे हैं, तो इनका सम मैं लिख रहा हूं 0.5 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि y घट रहा है BC पाथ। और DE पाथ की अगर बात करें तो उसके और y एक्सिस के बीच में केवल एक ही स्क्वायर आ रहा है, और चूंकि यह भी y की घटती हुई डायरेक्शन में है तो -0.25 लिखेंगे। तीसरी लाइन y एक्सिस के ऊपर है तो आप समझते हैं उसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सो इस तरह से ये फाइनल कैलकुलेशन किया जा सकता है। यहां पर आप ध्यान दें कि आपने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए f.dx को जब सॉल्व करके ऐसा बनाया तो इस प्रेजेंटेशन के दोनों पार्ट को आपने ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लिया। अब देखें क्या आता है इससे फाइनल आउटकम। ये आ गया है -0.75 और ये हो गया 75 इंटू 2 यानी कि 1.5 विद प्लस साइन, तो ये फाइनल आंसर आ गया +0.75 जूल, यानी टोटल वर्क डन का वैल्यू 0.75 जूल आ जाएगा। इस तरह से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब एक बात पे और ध्यान दें, जो बात हमने बीच में कही थी कि इस स्टेप पर एक बात और माइंड में आती है। यहां पर आप जो ये 2 टर्म देख रहे हैं, अगर आप माइनस कॉमन लें तो इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके इंटीग्रेशन y dx प्लस 2x dy, और अब y dx प्लस 2x dy को अगर आप y dx प्लस x dy प्लस x dy में ब्रेक कर दे और इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को एक तरफ लेके इस x dy को एक अलग इंटीग्रल बना दे, तो यह एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। और इसे अगर थोड़ा और रिजॉल्व किया जाए तो आप देख पा रहे हैं कि यह पहला पार्ट एक परफेक्ट डिफरेंशियल बन चुका है और हम जानते हैं इसे dxy लिखा जा सकता है। सो अब हमारे क्वेश्चन के 2 पार्ट थोड़ा अरेंज करने पर कुछ ऐसे प्रेजेंट हो रहे हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि इस परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कैंसिल होने से यह xy बन जाएगा और ये इंटीग्रेशन xy हमें नॉर्मली ही सॉल्व करना होगा।
सो क्या बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में समझें। अगर हम इस टर्म को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, मैं इसे यहां से हटा रहा हूं, तो ये वर्क का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद -xy, जिसमें हमें लिमिट्स पुट करनी होंगी, और ये माइनस सेकंड पार्ट को भी मिलेगा और वो है इंटीग्रेशन x dy। अब ध्यान दें, आपको इस xy में इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की लिमिट पुट करनी है, और आप जानते हैं कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। सो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की लिमिट एक जैसी ही होंगी, क्योंकि जिस कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हुआ है प्रोसेस उसी पे एंड हुआ है। सो विदाउट कैलकुलेशन इस पार्ट को जीरो किया जा सकता है। ये बात स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखें कि जो फॉर्म परफेक्ट डिफरेंशियल होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या हमें यह डिस्कस करना पड़ा कि किस पाथ में हम ट्रेवल कर रहे हैं? नहीं करना पड़ा। हमें बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन की रिक्वायरमेंट हुई लास्ट में लिमिट लगाने के लिए। सो ये जो फर्स्ट पार्ट है इस एक्सप्रेशन का, इसका फॉर्मेट कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किए गए वर्क डन के जैसा बन गया, और हम जानते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन 0 होता है। सो कभी भी अगर किसी फॉर्मेट में आपको परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म दिखाई देती है तो आप उसे अलग करके अगर वो साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूछा जा रहा है तो उसका वर्क डन 0 कर सकते हैं। सो ये एक स्टेप भी यूज किया जा सकता है इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, बट क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मल वे में चलते हैं तो मैंने अपना बेसिक मेथड जो है नॉर्मलाइज ही रखा, क्योंकि कैलकुलेशन काफी सिंपल थी। लेकिन अगर आप परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट ढूंढ लेते हैं एग्जाम में और आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाता है उस मोमेंट पे कि ऐसा भी हो सकता है, ये बात आपको याद आ जाती है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इस पार्ट का। अब चूंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है तो मैं दोनों को आई लिख देता हूं और इसका नेट वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इस टर्म को ही बस कैलकुलेट हमें करना होगा। अब इस टर्म में भी हम जानते हैं 6 में से 3 लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उनके लिए इस टर्म को कैलकुलेट नहीं करना होगा। सो केवल रिमेनिंग 3 लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उनका ही कैलकुलेशन किया जाएगा। और क्लियरली इस लाइन के लिए अगर आप एरिया कैलकुलेट करें इसका और वाई एक्सिस के बीच, जो कि इंटीग्रेशन एक्स डी वाई का मीनिंग होता है, तो ये एरिया आ जाएगा इन दोनों का सम, यानी -0.5 माइनस साइन वाई के डिक्रीज होने को दिखा रहा है। अगर इंटीग्रेंड डिक्रीज हो रहा होता है, अगर डी वाई निगेटिव होता है, तो आप समझ सकते हैं कि डी वाई के निगेटिव होने पर वैल्यू भी निगेटिव में लिखी जाएगी। दूसरा पार्ट जो डीई है उसके और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया प्लॉट हुआ है वो है 0.25 विथ निगेटिव साइन। तीसरा पार्ट वाई एक्सिस में ही है, सो इसे सॉल्व करने पर वर्क डन का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकेगा। सो इस तरह से आप परफेक्ट डिफरेंशियल फॉर्मेट को एनालाइज करके भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दोनों ही वे सिंपल हैं। हालांकि ये 2 वे नहीं है, ये एक ही तरीका है, लेकिन कैलकुलेशन के पॉइंट से आप इसमें एक टर्म को 0 कर पा रहे हैं। इसमें भी कैलकुलेशन सिंपल ही है, तो एक सिंपल प्रॉब्लम की कैटेगरी में इसको गिना जा सकता है। इस प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है जिस पर एनालाइज करने में दिक्कत हो रही हो या प्रॉब्लम हो रही हो। चूंकि एक सिंपल प्रॉब्लम है तो हर स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम को अपने एग्जाम के फर्स्ट 1 आवर में सॉल्व की जाने वाली प्रॉब्लम्स की लिस्ट में शामिल करना चाहिए। थैंक यू।